नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का ये 25वां वीडियो है और दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण वंश हैं उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले का जो वीडियो था भाग 24, उसमें हमने दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंश में ही बात की थी चालुक्य वंश की। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप पल्लव वंश के इस वीडियो को देखें। और अगर आपने हमारे प्राचीन भारत श्रृंखला के जो पिछले वीडियो हैं उन सभी वीडियो को मिस किया है तो वो वीडियो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी हमारे पुराने जितने वीडियो हैं वो सभी देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो ये बात करते हैं पल्लव वंश की। सबसे पहले बात करेंगे पल्लव वंश की स्थापना। पल्लव वंश की स्थापना कब और कैसे हुई, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार के जो विचार हैं उनमें मतभेद है कि कैसे पल्लव वंश की स्थापना हुई, लेकिन जो इस वंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस वंश के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे यही अनुमान लगाया गया है कि पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन साम्राज्य अपने पतन की ओर था। कह सकते हैं कि जब सातवाहन वंश या सातवाहन साम्राज्य का पतन हुआ तो उस वंश के बाद मीन्स सातवाहन वंश के बाद ही पल्लव वंश की स्थापना हुई, या कहें कि सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य का अंत करके ही पल्लव वंश की स्थापना हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस वंश की स्थापना कब हुई। तो सिंपल सा है, सातवाहन वंश के पतन के बाद ही इस वंश की स्थापना हुई। उसके अलावा और यहाँ पर कोई भी स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो बप्पदेव था। जो इसका प्राथमिक संस्थापक था वो बप्पदेव था। पल्लव राजवंश का जो संस्थापक था वो बप्पदेव था, लेकिन जो बप्पदेव था वो आंध्र प्रदेश पर शासन करता था। आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे उस पर बप्पदेव शासन करता था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। जो पल्लव वंश है उसका जो वास्तविक संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है, लेकिन जो इसका बेसिक संस्थापक था या कह सकते हैं प्राथमिक संस्थापक था वो बप्पदेव था। इनका जो शासन क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर इनका शासन था। तो पल्लव वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है। सिंह विष्णु ने चोलों को पराजित किया। इस पराजय का या इस युद्ध का जो वर्णन है वो वेल्लूर में पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। जो वेल्लूर पालयम ताम्रपत्र है उसमें ही चोलों और सिंह विष्णु के बीच का जो युद्ध है उसका वर्णन है, जिसमें चोलों की पराजय हुई थी। दक्षिण भारत था उसमें चोल और पांड्य ये एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे और सिंह विष्णु ने चोलों को ही पराजित किया। और जो इसका वर्णन है वो किसमें है? वेल्लूर पालयम ताम्रपत्र, यहीं से इस युद्ध का वर्णन मिलता है। जो इस वंश का शासक था महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। जो पल्लव और चालुक्य वंश थे उनमें जो संघर्ष था वो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में प्रारंभ हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ था। जो महेंद्र वर्मन था वो एक महान निर्माता, एक कवि और संगीतज्ञ था। जो शासक था वो एक कवि भी था और उसे संगीत में भी रुचि थी, वो एक संगीतज्ञ था और एक महान निर्माता भी था। मीन्स वो एक जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का निर्माता, कवि और संगीतज्ञ था। ये सब जो खूबियाँ थी वो किसमें थी? महेंद्र वर्मन प्रथम में। महेंद्र वर्मन प्रथम एक बहुत ही महान कवि और संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने जो संगीत की शिक्षा थी वो किससे ली? जो महेंद्र वर्मन था उसने जो संगीत की शिक्षा ली वो रुद्राचार्य से ली। ये यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा किससे ली? जो इनके गुरु थे वो कौन थे? रुद्राचार्य। महेंद्र वर्मन के गुरु कौन थे? रुद्राचार्य। महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। जो महेंद्र वर्मन था वो किस धर्म का अनुयायी था? महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन संत अप्पर के
प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म को ग्रहण किया। पहले वो जैन धर्म का अनुयायी थे, लेकिन संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म मीन्स जिसमें शिव की पूजा की जाती है उस धर्म को ग्रहण किया। तो जो पल्लव वंश था उसमें महेंद्र वर्मन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और यह एक कवि और संगीतज्ञ था। इसने संगीत की शिक्षा किससे ली? रुद्राचार्य से। यह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म ग्रहण किया। तो सिर्फ यहीं से कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसी एक स्लाइड से कई सारे क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इसको समझना है कैसे क्वेश्चन जनरेट होता है, ये हमको समझना है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत शिक्षा किससे ली? तो इसने संगीत शिक्षा रुद्राचार्य से ली। इसको शैव धर्म किसने ग्रहण कराया या किसके प्रभाव में आकर शैव धर्म ग्रहण किया? तो संत अप्पर के प्रभाव में आकर उसने शैव धर्म को ग्रहण किया। पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष किसके समय में शुरू हुआ? तो पल्लव और चालुक्यों के बीच संघर्ष जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही शुरू हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने पराजित किया? महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था और इसकी संपूर्ण जानकारी हमने अपने इसके पहले के वीडियो में दी है, जिसमें हमने चालुक्य वंश को विस्तार से समझाया है। वहाँ पर बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्य वंश मीन्स बादामी के चालुक्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक और सबसे प्रतापी शासक था। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा गया कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया। और इस पराजय का वर्णन कहाँ पर है? इस पराजय का वर्णन कुर्रम अभिलेख में मिलता है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को कितने बार पराजित किया? नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार पराजित किया। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन कुर्रम अभिलेख में मिलता है। तो पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। नरसिंह वर्मन ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया? वातापी में कराया। जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया और इन्होंने अपना विजय स्तंभ कहाँ पर बनवाया? वातापी। नरसिंह वर्मन ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड महामल्ल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? नरसिंह वर्मन की उपाधियाँ थी वातापी कोंड महामल्ल। जो वातापी इसका अन्य नाम बादामी भी है, और ये जो थी ये जो चालुक्य वंश था उनमें वातापी और कल्याणी के चालुक्य थे। तो इन्होंने वातापी के जो या वातापी या बादामी दोनों वर्ड एक ही हैं। इन्होंने वातापी के जो शासक थे उनको हराया, इस वजह से इन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसके अलावा इन्होंने महामल्ल की उपाधि भी धारण की। नरसिंह वर्मन का जो सेनापति था वो शितोंड था। जो नरसिंह वर्मन थे क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शासक थे और ये बहुत ही प्रतापी शासक थे, तो इनका जो सेनापति था वो कौन था? नरसिंह वर्मन का जो सेनापति था वो शितोंड था। ये इस स्लाइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, पराजित किया। इसका वर्णन कहाँ पर है? तो इसका वर्णन जो है वो कुर्रम अभिलेख में मिलता है। नरसिंह वर्मन ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ कराया? नरसिंह वर्मन ने विजय स्तंभ का निर्माण वातापी में करवाया। इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड, क्योंकि इन्होंने बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, इस वजह से इन्होंने वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की। इनके सेनापति का नाम क्या था? नरसिंह वर्मन के सेनापति का नाम शितोंड था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट होते हैं। नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग कांची गया था। जो कांची था वहाँ पर यात्री हेनसांग गया था, जो चीनी यात्री था हेनसांग गया था। तो उस समय कांची का शासक कौन था? चीनी यात्री हेनसांग के समय कांची का जो शासक था वो नरसिंह वर्मन प्रथम था। उसके अलावा महाबलीपुरम में एक आश्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन के द्वारा ही करवाया गया। जो महत्वपूर्ण एक आश्मक रथ हैं, इनका जो निर्माण कराया या निर्माण कार्य की जो शुरुआत थी वो किसने की? इनके निर्माण कार्य की शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ही की गई
तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया। तो एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन के द्वारा ही प्रारंभ करवाया गया। इस वंश का जो शासक था वो परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो एक शासक था, उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को पराजित किया। जो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य था, इनका भी वर्णन हमने इसके पहले वीडियो में किया हुआ है, जो इसके पहले का वीडियो था जहाँ पर चालुक्य वंश पढ़ाया गया है। तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया? परमेश्वर वर्मन प्रथम, जो पल्लव वंश का शासक था परमेश्वर वर्मन, उसने ही चालुक्य शासक विक्रमादित्य को पराजित किया। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था कि चालुक्य और पल्लव वंश में संघर्ष प्रारंभ हो गया था, तो इन्हीं दोनों में ही युद्ध हुआ करता था, जिसमें जो ज़्यादातर विजय हुई है वो पल्लवों की हुई है। तो पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य को पराजित किया। जो परमेश्वर वर्मन था वो शैव धर्म का अनुयायी था। परमेश्वर वर्मन किस धर्म का अनुयायी था? परमेश्वर वर्मन शैव धर्म का अनुयायी था। यह शिव की पूजा करता था या शिव का उपासक था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर हैं, इनका निर्माण किसने कराया? इन दोनों मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। बहुत बार क्वेश्चन सिंपल से पूछते हैं कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया या महाबलीपुरम मंदिर निर्माण किसने कराया, तो इनका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। उसके अलावा संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी, जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी थे, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय था। जो अंतिम पल्लव शासक था, जो कि वैष्णव परंपरा के अनुसार था, तो वैष्णव परंपरा का अंतिम पल्लव शासक कौन था? परमेश्वर वर्मन द्वितीय। अब बात करते हैं कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने ही कराया। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य, जो शंकराचार्य थे, जैसा कि हम जानते हैं शंकराचार्य एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो इन्होंने पल्लव शासक जो थे, ये थे पल्लव शासक दंती वर्मन के समकालीन थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कंप वर्मा था। और इसका जो शासन काल था वो 948 से 980 ईस्वी था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा था। पल्लव नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। जो पल्लव राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? पल्लव राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। पल्लव शासकों के जो लेख मिले हैं वो शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। पल्लव शासक जितने भी थे उनके जितने भी लेख प्राप्त हुए हैं वो सभी शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को महेंद्र वर्मन ने प्रचलित किया। जो भी कंदरा शैली में भवन का निर्माण होता था उसका निर्माण महेंद्र वर्मन ने ही प्रचलित किया। अगर हम बात करें कि कंदरा शैली के अब जो भवन बनते थे उनका निर्माण किसने शुरू किया या उसको किसने प्रचलित किया, तो कंदरा शैली का जो प्रचलन था वो महेंद्र वर्मन ने प्रारंभ किया। पल्लव शासकों द्वारा बनाए गए रथ मंदिरों को सप्तपैगोड़ा कहा जाता है। जो भी पल्लव शासकों के द्वारा रथ मंदिर को निर्माण किया गया है तो रथ मंदिरों को सप्तपैगोड़ा कहा जाता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली में बना हुआ है। अगर इसकी शैली की बात करें, जो कैलाशनाथ मंदिर है उसकी शैली की अगर बात करें तो कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसकी जो शैली है वो राजसिंह शैली है। इसी शैली में यह मंदिर बना हुआ है। अब बात करते हैं पल्लव वंश की कला और वास्तुकला की। तो इसकी जो महत्वपूर्ण
कला और वास्तुकला है उसमें सबसे पहली जो शैली है वो है महेंद्र शैली। इस शैली के अंतर्गत कठोर पत्थरों को काट कर मंदिरों का निर्माण हुआ है। जो महेंद्र शैली थी, इस शैली में कठोर पत्थरों को काट कर मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा जाता था, इसको मंडप कहा जाता था। महेंद्र शैली में जो भी पत्थरों को काट कर मंदिरों का निर्माण हुआ उसे मंडप कहा जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो हैं मक्कोंडा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर। ये दोनों मंदिर महेंद्र शैली में निर्मित हैं। इसके जो कला थी वो क्या थी कि इसमें पत्थरों को काट कर ही मंदिरों का निर्माण होता था। तो मक्कोंडा मंदिर और अनंतेश्वर मंदिर महेंद्र शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नरसिंह मंदिर या नरसिंह शैली। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम तथा मामल्ल के काल में हुआ। जो ये शैली थी नरसिंह शैली, इसका जो विकास हुआ है वो नरसिंह वर्मन प्रथम और मामल्ल जो शासक थे मामल्ल, इनके काल में हुआ। इस शैली में जो मंदिर बनते थे वो रथ या एकास्मक मंदिर का निर्माण हुआ। एकास्मक मीन्स इसमें एक पिलर पे ही मंदिर बनता था, एक स्तंभी मंदिर कहते हैं इसको। तो इस शैली में किनका निर्माण हुआ, इस शैली में रथ या फिर एकास्मक मंदिर का निर्माण हुआ। तो रथ और एकास्मक मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ, ये सभी नरसिंह शैली के मंदिर थे। नेक्स्ट है राजसिंह शैली। राजसिंह शैली, इस शैली में जो था वो पत्थरों की ईंट, जैसा कि पहले क्या होता था कि पत्थर काट करके मंदिरों का निर्माण होता है, लेकिन इस शैली में पत्थरों की ईंटें बनाई जाती थीं। पत्थरों की ईंटों की सहायता से ही इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया। तो राजसिंह शैली में क्या होता था कि राजसिंह शैली में पत्थरों को काटने की बजाय पत्थरों की ईंटों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और राजसिंह शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है महाबलीपुरम, कांची और कैलाश मंदिर। इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर भी राजसिंह शैली में बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि महाबलीपुरम और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किस शैली का है, तो ये राजसिंह शैली का। इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर भी राजसिंह शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है नंदीवर्मन शैली। नंदीवर्मन शैली में क्या होता था कि इस शैली में छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण किया जाता था, और जो इस शैली का जो प्रारंभ कराया वो नंदीवर्मन द्वितीय ने किया। इस वजह से इसे नंदीवर्मन शैली कहा जाता है। तो छोटे मंदिरों का निर्माण किस शैली में होता था, छोटे मंदिरों का निर्माण नंदीवर्मन शैली में होता था। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ करके हमारे सभी वीडियो और हमारा स्टडी मटेरियल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई आ रही है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज के लिंक दिए हुए, वहाँ से आप हमें बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।